लास्ट वीडियो में क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था और उसको समझ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जो लेफ्ट ओवर चैप्टर है उसको रीड करेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना वो फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। तो इसके दो तरह के मोड्स होते हैं, पहला है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रोपिक मोड में वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं जिसके कारण वो अपना खाना नहीं बना पाता है। तो वो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, जिससे वो उसको खाना मिल सके या न्यूट्रिशन मिल सके। तो ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और हेट्रोट्रोपिक का एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड फंगस। फिर आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन अगर देखें तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट को सनलाइट की प्रेजेंस की जरूरत होती है। बिना सनलाइट के हमने एक एक्टिविटी पढ़ा था जिसमें हम देखे थे कि बिना सनलाइट के स्टार्च नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। फिर हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिलता है, जो वाटर है वो सॉइल से मिलता है, और सनलाइट जो है वो एनर्जी सोर्स है, एनवायरनमेंट से मिलता है। और क्लोरोफिल उस प्लांट के पत्तियों के अंदर होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली के अंदर एक पिगमेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। फिर प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज, या फिर हायर फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, जो ग्लूकोज से बना हुआ होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है एयर में। अब हम इसका इक्वेशन देख लेते हैं। 6CO2 plus 6H2O gives 6H12O6 6O2। अब ये सामने 6 जो लिखा है वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन लिखेंगे तो भी सही है। CO2 H2O और यहाँ पे C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो कि कॉम्प्लेक्स होके कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, फिर बनता है ऑक्सीजन O2। अब ये 6 क्यों है? देखिए राइट साइड में जब हमने रिएक्शन के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वहां पे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन जो है वो 6 है, पर आपने यहाँ पे जब लिखा है CO2 वहां पे एक कार्बन था, इसीलिए उसको 6 करके बैलेंस किया गया है। इसीलिए ये इक्वेशन इस तरह से रहता है 6CO2 plus 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 plus 6O2। इस रिएक्शन को आप 5 से 7 बार लिख लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब हाउ डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल? प्लांट्स को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम करके फिर चैप्टर रीड करेंगे। तो कैसे मिलता है प्लांट्स को? प्लांट्स को मिलता है वाटर। ये वाटर कहाँ से मिल रहा है? रूट्स। प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सॉइल में वाटर कहाँ से आता है? या फिर बारिश हुआ तो गमले में पानी आ जाएगा, या फिर आपने पानी दिया वो आ जाएगा। और बड़े बड़े ट्रीज क्या करते हैं, जो हमारे अर्थ के अंदर वाटर लेवल्स होते हैं वहां से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के रूट्स के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये पेड़ के अंदर कैसे घुसेगा? पेड़ के पत्तियों में एक ओपनिंग होते हैं जो हमने कल पढ़ा था, जिसको हमने बोला था पोर्स, और इस पोर्स को बोला जाता है साइंटिफिकली स्टोमेटा। और हमने और एक वर्ड पढ़ा था, इस स्टोमेटा का जो गेट था, इस गेट के पहरेदार कौन थे? इस गेट के पहरेदार थे गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कौन करता है? गार्ड सेल्स करते हैं। फिर आता है सनलाइट। ये सनलाइट कहाँ से आएगा? सनलाइट सन से मिलेगा और ये एनवायरनमेंट से अवेलेबल होता है। और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है?
एक सेल, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेली के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ तक का हमने कल पढ़ा था। अब आगे हम चैप्टर रीड करेंगे। ये चैप्टर रीड करते हैं। चैप्टर में 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने देखा था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कैसे करता है, क्या रिएक्शन है, और प्लांट्स में क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो क्या कर सकता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड। अब ये खाना नहीं बना सकते हैं। तो अब ये कैसे सरवाइव करेंगे? हाउ डू दे सरवाइव फ्रॉम एंड फ्रॉम वेयर दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब अगर वो खाना नहीं बना सकते तो उसको जिंदा रहने के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे हम लोग या एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, वैसे ही ये भी डिपेंड करते हैं दूसरे पौधों पे अपने फूड के लिए। जब एक पौधा दूसरे पौधे पे डिपेंड करता है तब उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। ये है 1.5। इसमें एक बड़े से पेड़ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे येलो कलर के रस्सी जैसा कुछ कुछ बना हुआ है, और वो रस्सी जैसा जो पौधा है उसका नाम है कसकोटा या फिर अमरबेल। अब जो अमरबेल है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो ये इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक। Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of the tree? क्या आपको ऐसा दिख रहा है? This plant is called Cuscuta amarabale. It does not have chlorophyll. अभी तक हमने पढ़ लिया कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. जिस पेड़ के ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है उस पेड़ से वो रेडीमेड स्टार्च ले लेता है। The plant on which it climbs is called the host. और जो जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो कर रहा है उसको बोलेंगे होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrients, कसकुटा इज कॉल्ड एज पैरासाइट। अब क्या करता है, कसकुटा ग्रो तो होता है और ग्रो होते वक्त उस प्लांट से सारा न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है। तो इस तरह के पौधे जब दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने ग्रोथ के लिए तो उसको हम पहला बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और जिस प्लांट में वो ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। पर जो ग्रो कर रहा है वो क्या करता है, जो मेन प्लांट था जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है उसका पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइट, जब वो दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम लोग भी पैरासाइट है? क्या हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? डू यू थिंक अबाउट इट? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम भी पैरासाइट है या नहीं। Have you seen or heard of plants that eat animals? क्या आपने सुना है ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को खा जाते हैं? क्या आपने सुना है? अगर आपने सुना है तो कमेंट्स में लिखिए। There are few plants which can trap insect and digest them. इस वर्ल्ड में ऐसे कुछ प्लांट्स भी है जो कि इंसेक्ट को पकड़ के खा भी जाते हैं। Is it not amazing? क्या ये अमेजिंग नहीं है? Such plants may be green और ऑफ अदर कलर। तो वो प्लांट्स ग्रीन होने चाहिए कि दूसरे कलर के होने चाहिए? लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में ये जो थैली जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। तो इस प्लांट में
जो पत्तियां हैं वो तो हरी होती है और ये जो थैली होती है नियर अबाउट ब्लू कलर के सॉरी ब्राउन कलर जैसा होता है। और इस थैली के ऊपर में एक ढक्कन होता है जिसको इसमें लेबल किया हुआ है लिड। तो जैसे ही कीड़े मकोड़े उस थैली के पास पहुंचते हैं तो ये ढक्कन ठक से बंद हो जाता है और कीड़ा मकोड़ा अंदर फंस जाता है। और जब वो अंदर फंस जाता है तो उसको प्लांट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देते हैं। चलो अब चैप्टर आगे पढ़ते हैं। द पिचर प्लांट और अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो उसकी पत्तियों में ये मॉडिफिकेशन है और ये इस तरह से जार लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड। एपेक्स मतलब हर पत्ती का जो एकदम टिप मोस्ट एंड होता है ना, उस एंड पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंड है वो अब ढक्कन जैसा बना लेता है। Which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. अंदर के तरफ घुसे हुए hairs होते हैं नीचे के तरफ डायरेक्शन में। When the insect land on the pitcher, जैसे ही insect आके pitcher के ऊपर बैठता है, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. ढक्कन बंद हो जाता है और नीचे अंदर में जो हेयर्स है उस हेयर में वो कीड़ा मकोड़ा जो भी है इंसेक्ट वो उसमें फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड इन द पिचर। जो डाइजेस्टिव जूसेस है उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आते हैं, उस पिचर के अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं और वो इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट कर लेता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और उस न्यूट्रिएंट्स को वो पिचर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह के प्लांट को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट को खाने वाला। पहला हमने नॉर्मल मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था। फिर हमने देखा जब दूसरे प्लांट के ऊपर उगने लगा और दूसरे प्लांट को नुकसान करने लगा तब उसको हमने कहा हेट्रोट्रॉफिक। अब ये तीसरा मोड है जिसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक में इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in they grow? क्या ये पॉसिबल है कि इन प्लांट्स, ये जो पिचर प्लांट है, क्या इसको पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है जब वो ग्रो कर रहा है? पर ये इस प्लांट्स को ज्यादा सोर्सेज की जरूरत है, इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो इंसेक्ट्स है उस इंसेक्ट से भी न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगला कैटेगरी है सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी umbrella like patches growing in moist soils or in rocky woods during the rainy season. rainy season में अम्ब्रेला लाइक पैचेस बनने लगते हैं वाइट कलर के, जिसको बहुत सारे जन फंगस बोलते हैं, बहुत सारे जन मेंढक का छत्ता बोलते हैं। इस तरह से ये आपको नॉर्मल बारिश के दिन में जब उमस और बारिश होती है तब आपको ऐसा ग्राउंड में दिखता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट the type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो इस तरह के जो मशरूम्स है ये कहाँ से उग जाते हैं और क्या इनका न्यूट्रिएंट्स है। टेक एक्टिविटी देखो 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। पानी से उसको थोड़ा सा गीला कर लो, उसको मॉइस्ट वार्म प्लेसेस में 2 से 3 दिन तक छोड़ दो और उसके बाद आपको उसमें फ्लफी पैचेस जैसा देखने लगेगा वाइट कलर का। अब ये जो पैचेस है इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये मशरूम जैसा ही कुछ दिखेगा। इसमें नीचे में इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है और उसके ऊपर उसका मुंडी जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये फंजाई एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह से मट्टी में या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में बनने लगता है और ये क्या करता है, ये सॉइल से या ब्रेड से, अभी तो हमने ब्रेड पे उगा रहे तो सॉइल या ब्रेड से वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके
वो ग्रो करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स एन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सॉइल है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये सब खराब हो चुका है, यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेके अपना ग्रो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पहला पढ़ा था हेट्रोट्रोफिक, फिर हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, अब हम पढ़ रहे हैं सैप्रोट्रोफिक, जहाँ पे डेड और डिके से हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सच न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है सैप्रोट्रॉफ्स। Fungi also grows on pickles, leathers, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. जो हॉट और ह्यूमिड वेदर पे रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगने का चांसेस होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। बारिश के टाइम पे अगर कुछ रखते तो उस पर भी, जैसे आपके घर में टमाटर रखा हो तो उस पर भी आपको देखोगे कि वाइट कलर का ग्रोथ दिखता है। प्याज को रेनी सीजन में देखोगे तो प्याज में भी देखना ब्लैक कलर के पाउडरी ग्रोथ दिखते हैं, ये सब फंगस है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace ऑफ फंगस इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये गीले और थोड़े से ह्यूमिड चीज़ों पे गिरते हैं तब वहाँ पे वो ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ दे कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम कैसे अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब some organisms live together and share both shelters and nutrients। अब अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स की हम बात करने लग रहे हैं जहाँ पे दो एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ शेयर करते हैं एक न्यूट्रिएंट्स भी और रहने का जगह। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। मतलब दो फ्रेंड्स है, एक ही जगह में रह रहे हैं, एक ही जगह पे खाना बना रहे हैं, एक ही जगह में खा रहे हैं। For example, a certain fungus lives inside the roots of plants। प्लांट्स के रूट के अंदर भी बहुत सारे फंगस रहते हैं। अब फंगस के प्लांट के रूट में रहने से फायदा क्या होगा, जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड करता है वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, फंगस उन न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करके फंगस के रूट्स को दे देता है और प्लांट उस फंगस को खाना उसके अगेंस्ट देता है। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is algae and a fungus live together। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन कैसे बना है, लाइकन बना है एक कॉम्बिनेशन से। अब इसमें दो फ्रेंड्स कौन है, एक है एल्गी और एक है फंगस। तो एल्गी जो है वो उसमें क्लोरोफिल होता है, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है। तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फंगस क्या करता है, मिनरल्स वगैरह को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एल्गी उसको खाना देता है, फंगस उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स देता है। The fungus provides shelter, water and mineral to the algae, and in return the algae prepares and provides food to the fungus। तो एल्गी इस तरह के दोनों जब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, कुछ ये दे रहा है कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। लास्ट पार्ट में आते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब हमने पेड़ लगाया और पेड़ के रूट्स ने सारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिया, अब न्यूट्रिएंट वापस पौधे को कैसे मिलेगा। Have you seen farmers spreading manures and fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? क्या आपने देखा, आपके घर में अगर पेड़ पौधे लगे होंगे तो आपको पता होगा कि मम्मी पापा उसमें पानी डालते हैं, कभी कभार फर्टिलाइजर डालते हैं, कभी कभार गोबर खाद डालते हैं। तो ये सब क्या है, ये मैन्योर्स है। डू यू नो वाई दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आपको पता है। यू लर्न दैट प्लांट्स absorb minerals and nutrients from the soil। प्लांट से absorb क्या करता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट को absorb करता है सॉइल से। so their amount in the soil keep on declining। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट था, प्लांट यूज किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाएगा। तो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए हमको उस सॉइल में
फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालना पड़ेगा। और इस फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये तीनों चीज प्लांट्स के ग्रोथ, उसके फ्लावरिंग, उसके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और इन न्यूट्रिएंट्स को हमको टाइम टू टाइम सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज करना पड़ता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. हम प्लांट के रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करते हैं तो ही हम प्लांट को अच्छे से हेल्दी ग्रो करवा सकते हैं। Usually crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nutrition. Crop plants मतलब गेहूं है, धान है, इन सबको ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो सॉइल जो होता है वो नाइट्रोजन रिच नहीं रह पाता, नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है। रिच मतलब ज्यादा, डेफिशिएंट मतलब कम, क्योंकि क्रॉप जो है वो उसको नाइट्रोजन को यूज कर ले रहा है। यू लर्नड दैट through nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use in the manner they can use. हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत नाइट्रोजन है, पर प्लांट उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट करता है कि जो सॉइल में बैक्टीरिया होता है वो उस एयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। अब जब वो सॉइल में फिक्स करता है तो ही प्लांट को वो अवेलेबल होता है। अब ये कैसे होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। They need nitrogen in the soluble form. The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. Atmosphere के नाइट्रोजन को कौन फिक्स किया, राइजोबियम फिक्स किया, कहाँ, सॉइल में। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो अपना फूड नहीं बना सकता। So it often lives in roots of grams, peas, moongs, beans and other legumes and provides them with nitrogen. अब ये क्या करता है, ये राइजोबियम प्लांट के रूट्स के अंदर रहने लगता है। रूट्स के अंदर कैसे, जहाँ पे भी डैमेज होता है उस डैमेज से यहाँ कट गया है कहीं रूट में, तो उसमें अब राइजोबियम घुस जाएगा और वहां पे राइजोबियम अपना ग्रोथ करेगा। जब राइजोबियम अपना ग्रोथ करेगा तो राइजोबियम एक जगह पे पूरे नाइट्रोजन को फिक्स करते जाएगा और उसके अगेंस्ट प्लांट जो है नाइट्रोजन राइजोबियम को खाना देते रहेगा। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये किस तरह का रिलेशन हुआ, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। This association is of great significance for the farmer. ये बहुत important है farmers के लिए। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. अब leguminous plants कौन से होते हैं, leguminous plants वो plants हैं जिनके roots में राइजोबियम रह सकता है। तो अगर हमने एक फसल में लेग्यूमिनस प्लांट लगाया तो उस सॉइल में राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, और उस लेग्यूमिनस प्लांट के खेती खत्म होने के बाद जब आप दूसरा प्लांट लगाओगे तो फिर उस प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट द्वारा फिक्स्ड नाइट्रोजन मिल जाएगा। They can reduce the use of nitrogen fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses, dals are obtained from leguminous plants. In this chapter, you learnt the most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophs. They derive nutrition from other organism. हमने पढ़ा कि इसमें ऑटोट्रॉफ्स होता है, कुछ पैरासाइट और कुछ सैप्रोट्रॉफिक होता है, कुछ न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिसमें आता है हेट्रोट्रॉफ, since they depend on plants and other animals for foods. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? क्या हम insectivorous plants को partial heterotrophs बोल सकते हैं? तो इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चैप्टर को वापस से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सके।
Stay healthy. Happy studying.